गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th के लिए फिजिक्स में रोटेशनल डायनामिक्स में आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। तो इसमें हम इसका एक्सप्रेशन एक डिराइव करते हैं, तो उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सो लेट अस कंसिडर रिजिड बॉडी। Which is rotating with angular velocity omega. So we have to consider a rigid body which is rotating with angular velocity omega about its axis ठीक है। Now divide this body in n point masses। इस तरह से हम देख लेते हैं इसको। This is the body, ठीक है। So this is rotating with omega, ये एक्सिस है। तो सच दैट कि ये m1 है r1 डिस्टेंस पे, ये r2 डिस्टेंस पे है m2, ये m3 r3 डिस्टेंस पे, ऐसे ही m4 r4 पे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। डिवाइड इट इनटू n point masses having mass m1, m2, m3, m4 etc. at distance r1, r2, r3 from axis, ठीक है जी। Therefore काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी की, वो हम कैसे बताएंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, दिस इज इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज लिखते हैं। हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये सारे मासेस का सम जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू मास ऑफ रिजिड बॉडी। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, ठीक है। दिस इज, अच्छा ये हमने लिख ही दिया था इसको। सो नाउ v1 और इसकी वैल्यू था v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, ठीक है। ऐसे ये सबके लिए आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर, हाफ m2 r2 ओमेगा का स्क्वायर, हाफ m3 r3 ओमेगा का स्क्वायर। So kinetic energy of body is half of m1 r1 square omega square, half of m2 r2 square omega square, half m3 r3 square omega square, ठीक है। प्लस ये इस तरह से हम शो कर देंगे इसको। So now this is half of m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square, ये आगे ऐड होता जाएगा इसमें इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि हम पहले इसको इसके बारे में लिख चुके हैं। दिस कंप्लीट टर्म इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस, जो भी गिवन है। सो दिस I इज इक्वल टू
m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर m3r3 स्क्वायर, इस तरह से ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, therefore kinetic energy of body, rigid body is half I ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होती है अबाउट एक्सिस, जो भी एक्सिस के अबाउट आ रही है, दैट इज हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी अबाउट द सेम एक्सिस इनटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हम आई इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर आपको ये? तो ये डेरिवेशन है जो हमने इसके लिए फाइनलाइज की है रिजिड बॉडी के लिए, हाफ आई एक्सिस इनटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। तो आइए, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी अबाउट सेंटर ऑफ मास। सो आइए इसको आगे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को हम यूज करेंगे। तो जिस भी एक्सिस के अबाउट रिजिड बॉडी रोटेट करेगी, अगर वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। डिस्क ऑफ मास 5 kg and radius 50 centimeter rolls on the ground at rate of 10 meters per second. Calculate kinetic energy of disk. So क्या kinetic energy है disk की? Again it is half I omega square. पहले यहाँ values देख लेते हैं उसकी पहले। Mass of disk जो है that is 5 kg. Radius of disk is 50 centimeter. So this is half of meter, 50 by 100. ठीक है। Velocity जो है वो आ रही है 10 as v is equal to होता है r ओमेगा, therefore ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से v by r. This is 10 divided by half which is 20 रेडियन पर सेकेंड। तो I की वैल्यू हम देख लेते हैं डिस्क के लिए, इट विल बी mr स्क्वायर बाय 2। अब ये आपको मालूम होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क है ना, वो हम डिस्कस कर चुके हैं सारा, तो आपको वो लर्न होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे फॉर्मूलाज के अंदर। तो दिस इज 5 by 2 into रेडियस का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर, दिस इज 5 by 8 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, therefore काइनेटिक एनर्जी जो है डिस्क की that will be equal to half I ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बात की गई है ये एक्सिस के अबाउट ही है, because nothing is mentioned, therefore we are assuming कि वो एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रही है। This is half moment of inertia 5 by 8 into omega 20 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 into 400 upon 2 into 8, तो 5 into 200 by 8। ठीक है ना। तो ये वैल्यू आती है 1000 by 8 जूल्स। ये कितनी वैल्यू होगी अब? अब 125 joules is the kinetic energy। ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ गई, सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया है और उसके थ्रू इसको पता किया है। ठीक है जी। आइए अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लाईव्हील ऑफ मास 500 kg and 1 meter diameter makes 500 revolutions per minute, assuming
the mass to be concentrated along rim. ठीक है, मतलब फ्लाईव्हील इस टाइप का है कि सिर्फ मास उसके रिम पे है, तो मतलब दिस इज एक्टिंग एज ए रिंग, ये इसमें समझना है. So therefore we need to calculate angular velocity and moment of inertia and energy of flywheel. ठीक है जी, तो ये सब चीजें इसमें हमें देखनी है. तो आइए इसको हम एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं कैसे इसमें कराएंगे. तो फ्लाईव्हील का मास तो हमें गिवन ही है, मास इज 500 kgs. सॉरी ये 500 यहाँ से 5 kg हो गई, 500 नहीं है, चेंज कर लेते हैं, ये होगा 5 kgs. ठीक है, तो इसको 5 kg लिखते हैं, 1 मीटर डायमीटर है. ठीक है जी, हाँ, तो मास इज 5 kg और डायमीटर तो रेडियस देख लेते हैं, इट इज 1/2 मीटर्स. तो therefore flywheel is acting as ring. Therefore moment of inertia की वैल्यू आएगी mr². ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको एक सेकंड. तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास mr². m कितना है 5, रेडियस है 1/2 का स्क्वायर, 5/4 kg मीटर स्क्वायर. तो ओमेगा अभी के 500 रिवोल्यूशंस पर मिनट, तो 2 पाई इट इज 500 रिवोल्यूशंस बाय 60. ठीक है, वैसे ओमेगा की वैल्यू जो होती है दैट इज एक्चुअली ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू. दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी पता की जाती है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो न्यू की वैल्यू होगी 500 डिवाइडेड बाय 60, यहाँ से आ गई. तो ये हम देख लेते हैं कैलकुलेशन, ये आ जाएगा 2 पाई 50/6. so this is 50 pi by 3 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया हमारे पास. ठीक है, ओमेगा आ गया, आई आ गया, ओमेगा आ गया हमारे पास. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील आई की वैल्यू यहाँ से आ गई. ठीक है, एनर्जी पता करनी है हमें फ्लाईव्हील की, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज 5/4 50 pi/3 का होल स्क्वायर. सब कुछ ऐसा यूनिट में, आंसर इज इन जूल्स. 5/8 into 2500 पाई स्क्वायर बाय 9. ठीक है, इतने जूल्स. तो ये अप्रोक्सीमेटली पता कर लेते हैं हम, इनटू पाई स्क्वायर जूल्स. ठीक है, पाई स्क्वायर जो होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 9.872 जूल्स. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम. टोटल इसकी कैलकुलेशन जो है दैट इज 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 72. तो ये वैल्यू आ जाती है 1701.39 जूल्स अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, चेक कर लेते हैं. 12500 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 72. ठीक है जी, ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आया था इसका. चेक कर लीजिए आप, ये क्वेश्चन है इसके. फिर नेक्स्ट पे आते हैं. सिंपल था, डिपेंड करता है क्या पूछा जा रहा है उसके अंदर.
जैसे सिंपल चीजें पूछी जाएंगी, पहले मास दे दिया, रेडियस दे दिया, तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो फ्लाईव्हील कैसे एक्ट करती है, डिस्क की तरह या रिंग की तरह, उसका फॉर्मूला लगेगा। ओमेगा हमें मालूम ही है, कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को यूज करके, उसमें रिवोल्यूशंस पर मिनट दिया हुआ, तो रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट एंगुलर वेलोसिटी। आफ्टर दैट काइनेटिक एनर्जी में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, तो आई की वैल्यू क्लियर थी हमें, ओमेगा भी क्लियर है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अप्लाई किया, वहां से हमने काइनेटिक एनर्जी को भी इसकी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं आगे। This is question number 3. Now an energy of 484 joules is spent in increasing speed of flywheel from 60 rpm, 60 revolution per minute to 360 revolution per minute. Calculate moment of inertia of flywheel. Calculate moment of inertia of flywheel. ठीक है जी, तो इसके अंदर हम सबसे पहले इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं, दैट इज 2 पाई इंटू 60 पर मिनट है ये, तो दिस इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा फाइनल इज 2 पाई इंटू 360 डिवाइडेड बाय 60, 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। Therefore एनर्जी स्पेंट, कितनी एनर्जी दी गई है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, इनिशियल से फाइनल तक लाने के लिए कितनी एनर्जी दी गई, तो एनर्जी स्पेंट इज 484, दिस इज हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। क्लियर है ये बात, देख लेते हैं इसको। 484 इज इक्वल टू हाफ आई, दिस इज 12 पाई का स्क्वायर माइनस 2 पाई का स्क्वायर, दिस इज 484 हाफ आई पाई स्क्वायर, 12 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 484 हाफ आई पाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 12 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी है माइनस बी, 10 14, तो आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 484 इंटू 2 बाय 10 इंटू 14 इंटू पाई स्क्वायर। ठीक है, अभी कैलकुलेट करना है बेसिकली बस, 484 बाय 10 इंटू 7 पाई स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 484 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 9.8 divided by 10, approximately 0.7 kg meter square। इसको हम इसमें we can always take pi square is approximately 9.8। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। इसको L से डिनोट करते हैं। It is defined as moment of momentum। Moment of momentum, it is a vector quantity
ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स एसआई यूनिट इज केजी, सॉरी एसआई यूनिट है केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इसको हम देख लेते हैं फॉर अ पॉइंट मास, पॉइंट मास के लिए, फॉर ए पॉइंट मास मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर। तो इसके लिए हम L ले लेते हैं, L वेक्टर इज m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। ठीक है, r वेक्टर क्या होता है इसके अंदर, r वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट मास about पॉइंट जिसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहे हो, अबाउट पॉइंट फ्रॉम विच एंगुलर मोमेंटम इज टू बी फाउंड, about which angular momentum is to be found, about which L vector is to be found। ठीक है, तो ये L वेक्टर ऐसे है, इसको देख लेते हैं हम एक बार। M r क्रॉस V है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, M और V इकट्ठा कर देते हैं तो ये हो जाएगा R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, लीनियर मोमेंटम आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो L वेक्टर इज M r क्रॉस V। सो L वेक्टर का मॉड अगर हम लेते हैं तो दिस इज M r क्रॉस V। सो L वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू M r V sin थीटा। थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड V वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम जो है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो R और V के बीच में एंगल हुआ इसका। तो समटाइम्स इसको हम दो पार्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, M R V परपेंडिकुलर। V परपेंडिकुलर क्या है, इट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ V ऑन R। ठीक है, और अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, M R परपेंडिकुलर V। तो R परपेंडिकुलर क्या है, इसको लिखते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ R वेक्टर ऑन V वेक्टर। ठीक है जी, ये हमने टॉर्क के केस में देखा था, बिल्कुल वैसा सा ही है ये। आइए इसको प्रॉब्लम्स के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं एक बार। A particle of mass m is moving with velocity of magnitude v naught as shown. Its distance from point O is d। ठीक है, find angular momentum of particle about O। Find angular momentum
ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ, ये इस टाइप से है, ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये ठीक है जी, पार्टिकल जो है वो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है जी, ये पार्टिकल जो है इस तरीके से आ रहा है और इसको हम अभी शो कर देंगे इस तरह से। तो ये पॉइंट है अगर हमारे पास O, O पॉइंट, ठीक है। ये हमें दिया हुआ एंगल थीटा और ये एंगल यहां से यहां, ये वैल्यू हमें दी हुई है D, ठीक है। तो ये B से आ रहा है ऐसे। तो अभी आप देखेंगे इसको सॉल्व करते समय, ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन हम बनाएंगे जब, तो ठीक है जी, ये हमने ऐसे शो किया यहाँ पे। तो ये पॉइंट हो यहाँ था, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, दिस इज थीटा, ये भी थीटा है, ठीक है। तो ये आपको ये वैल्यू गिवन है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज गिवन एज डी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी साइन थीटा परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर। तो हम अभी इसी डायग्राम को यूज करते हुए एल अबाउट ओ, एंगुलर मोमेंटम हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट पता करते हैं, उसकी वैल्यू आ जाएगी m इंटू वी, विच इज वी नॉट, ये तो गिवन ही था वी नॉट है, m वी नॉट इंटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है। आर परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। तो ये जो डिस्टेंस है इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, दैट इज डी साइन थीटा। तो ये वैल्यू आ जाती है m वी नॉट इंटू डी साइन थीटा, ठीक है। क्लियर हुआ अभी आपको? हमने यहाँ पर क्या किया, जो डिस्टेंस था जिस इस पॉइंट ओ के अबाउट हमें पता करना था एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, अगर हम इस केस के लिए एंगुलर मोमेंटम जैसे फाइंड कर रहे हैं, तो आर वेक्टर दिखना है हमें क्या होगा इसका, और ओ पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर जब ये आता है पार्टिकल, तो उस समय आर वेक्टर देखिए क्या आता है इसका, डी, ठीक है ना। बट इसमें वी में और डी में एंगल बन रहा है थीटा का, तो चाहे तो आप इसका कंपोनेंट ले लीजिए सीधा, जैसे है कि जो भी आर वेक्टर है उसका वेलोसिटी पे कंपोनेंट ले लेते हैं, या फिर ऑल्टरनेटिवली एक मेथड आपको और बता देता हूँ मैं इसमें, जिसमें हम वेलोसिटी के कंपोनेंट लेंगे। देखिए इस टाइप से है, इसमें हम वेलोसिटी के कंपोनेंट लेंगे। तो ये जो है टर्म वो इस तरह से यहाँ से हम शो करेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसकी कंपोनेंट बनाते हैं, ये ऐसे आ गया और एक ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम से यहाँ तक बनाते हैं, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास एक, ये वी नॉट था, इसका ये एंगल दिया हुआ था हमारे पास थीटा, तो ये आ गया एक वी नॉट कॉस थीटा, एक आ गया वी नॉट साइन थीटा। तो जो पॉइंट था हमारे पास दैट वाज दिस, वो पॉइंट अगर ये है, तो वो पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से कितना था, इट वाज डी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अभी मैंने पहले केस में क्या किया था, हमने डी के कंपोनेंट किए थे वी पे, अब की बार हमने वी के कंपोनेंट कर दिए। तो एल अबाउट ओ कैन बी रिटन एज एम इंटू ये वी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेने हैं बेसिकली, आप ध्यान रखिए।
जैसे यहाँ वेलोसिटी ऐसे जा रही थी, हमने डी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया था वेलोसिटी पे, अब ऐसे ही वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे डी पे, m इंटू वी नॉट साइन थीटा इंटू डी। तो इन बोथ द केसेस आंसर इज सेम। ये बेसिकली हमने बनाया एम वी परपेंडिकुलर इंटू डी से। ठीक है जी, चेक कर लीजिए आप इसको। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पे आते हैं। रिलेशन बिटवीन kinetic energy and movement of angular momentum and angular momentum। ठीक है, और रिजिड बॉडी काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं कैसे हम लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज रिटन एज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और एंगुलर मोमेंटम इज रिटन एज आई ओमेगा। ठीक है जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा की वैल्यू एल बाय आई का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर बाय 2i। तो ये रिलेशन आप यूज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, आ जाइए और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पार्टिकल ऑफ मास m is moving horizontally with velocity v naught. It is moving at distance d from origin and parallel to x-axis। ठीक है, तो अभी ये पार्टिकल जो है इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी v naught and it is moving at distance d from origin and parallel to x-axis. So we have to find angular momentum. So we need to find angular momentum of particle from origin. Let us find out. देख लेते हैं एक बार ये किस तरह से इसको ये दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस दिए हुए हैं। तो अभी ये जो पार्टिकल है ये कुछ इस टाइप से मूव कर रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, जो डिस्टेंस है इस पार्टिकल का इट इज गिवन एज डी। डी डिस्टेंस गिवन है और ये पार्टिकल के साथ v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमें एंगुलर मोमेंटम पता करनी है इसकी कि क्या होगी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, बिल्कुल आप देखेंगे अबाउट ओ पता करनी है। सो एल अबाउट ओ का मैग्नीट्यूड इज m।
तो वेलोसिटी तो क्लियर ही है हमारे को, हॉरिजॉन्टल है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी गिवन है d, सो दिस इज डायरेक्टली mv0 into d, सीधा आ जाता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर, ये कितना भी दूर चला जाए पार्टिकल, अगर इस लाइन पे चल रहा है देन एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड फिक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, फॉर्मूला जो है एल का वो क्या है, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी से हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे हम डायरेक्शन, आइए वो देख लेते हैं एक बार। इस तरह से आप डायरेक्शन पता कर सकते हैं इसकी। ठीक है जी, इसमें पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट पे अगर ऐसे मूव कर रहा है, ये है, तो ये v नॉट वेलोसिटी है, ये r वेक्टर है, ये v नॉट वेलोसिटी वेक्टर है। तो फाइंड कीजिए r क्रॉस v, कैसे करेंगे आप पता, डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L vector about O origin is found using R cross V। तो अभी R cross V की डायरेक्शन आप देख लीजिए क्या है। तो R cross V में R से V की तरफ राइट हैंड फिंगर्स को कॉल कर दीजिए, इट विल बी इनवर्ड्स, डायरेक्शन ऑफ L वेक्टर इज इनवर्ड्स। ठीक है ना, तो L वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो कहाँ है, इनवर्ड्स, L वेक्टर इज इनवर्ड्स। क्लियर होनी चाहिए ये बात, ठीक है। आर वेक्टर क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर, आर वेक्टर की डायरेक्शन में देखेंगे आर क्रॉस वी, तो ये इनवर्स आ रहा है। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम तो इसकी यहीं खत्म हो गई थी वैसे तो, देखा जाए तो ये आंसर था हमारे पास। ठीक है, हमने आगे इसमें और एक्सटेंड किया कि एंगुलर मोमेंटम जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है उसको फिक्स डायरेक्शन है, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे, एल वेक्टर इज कांस्टेंट और उसकी डायरेक्शन इनवर्ड्स है हमेशा। ठीक है जी, इसके केस के लिए जितना मर्जी आगे चला जाए पार्टिकल, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 पे। यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 200 grams and radius 4 centimeter is rotated about one of its diameter at an angular speed 10 radian per second. Find its angular momentum about axis of rotation. ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ हमें अभी ये फाइंड आउट करना है, एक डायमीटर के अराउंड ये रोटेट कर रही है, एंगुलर स्पीड गिवन है, एंगुलर मोमेंटम हमें फाइंड करना है। सो ओमेगा इज गिवन एज 10 रेडियंस पर सेकंड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर आप पता कर लीजिए डिस्क के लिए, इट इज mr² by 4। मास तो आपको गिवन ही है, दिस इज 200 grams, so we need to find it in kgs, 0.2 kg। ठीक है, और रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, so this is 0.04 meters। तो
तो आइए इसको पता करते हैं। आई ऑफ डायमीटर, दिस इज 0.2 by 4 रेडियस का स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 by 2 4 by 100 square. This is 0.1 into 16 by 2 into 1 2 3 4, 0.8 by this, ठीक है, in terms of SI units, kg मीटर स्क्वायर। तो अभी हमें पता करना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो दैट मीन्स अबाउट डायमीटर। सो ये आ जाएगा आई अबाउट डायमीटर इनटू ओमेगा, दिस इज 0.8 by 10,000 इनटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है 10। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 by 10,000 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज 8 into 10 की पावर -4 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है जी, चेक कर लीजिए आप इसको, क्योंकि ये सब कुछ ग्राम्स में और सेंटीमीटर में जो है ना, इसलिए ऐसे यूनिट के अंदर वैल्यू जो है वो हमारे पास कम आई है। तो आई डायमीटर हमें देखना था मेन, तो वो अगर डायमीटर के लॉन्ग है तो इट इज mr²/4, ये ध्यान रखना है इसका। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है दैट इज mr²/2, इस तरह से होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है अभी आपको? तो बस आज के लिए मैं इतना ही कवर कर रहा हूँ इसमें। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से आगे बढ़ूंगा मैं, टॉपिक ये फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।